जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं देवामित सिंह राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ राजस्थान से एक बहुत ही निखरे हुए मृदुल स्वभाव के व्यक्ति जिनसे हमारी चर्चा होने वाली है और जो अपने जीवन के 20 से 25 साल का अनुभव आपसे शेयर करेंगे, जिनमें वर्तमान में वो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ही वो वेडिंग इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। शादी पार्टियों का बहुत लंबा अनुभव इंडस्ट्री का इसका उनके पास है। और दूसरा, अभी टेंट एसोसिएशन जो होता है उसके एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मतलब इनके पास जीवन के इन सारे व्यवसायों से जुड़े हुए बहुत सारे अनुभव हैं और शायद हम लोग इन सब से बहुत समय लगता आपको इन सब की परेशानियों से, इनकी जीवन के जो कठिन संघर्ष हैं उनको आपके तक साझा करने में बहुत समय लगता। लेकिन आज हम उन सब संघर्षों को एक साथ इनके माध्यम से देख रहे हैं और इनके साथ बात करके हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और क्या उसमें बेहतर हो सकता था तो उसके बारे में उनसे सुझाव भी लेंगे ताकि हम लोग उस पर अच्छे से काम कर सकें। तो सर, स्वागत है आपका। और मेरा सीधा सवाल है सर से कि आपका नाम भवानी शंकर माली जी हैं और मतलब आपको लगभग इस क्षेत्र में वेडिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? देखिए, मुझे इस वेडिंग इंडस्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का मैरिज गार्डन्स है और इसके अलावा टेंटेज का काम है। और मेरा जो अनुभव है, जो एक पहल आपकी जो चली मैंने सुना, हालांकि मेरा भी इसमें सहयोग है आपको और रहेगा आगे भी। आपने जो एक विज़न लेके चले आप, उस विज़न का तो मैं वेलकम करता हूँ पूरे देशवासियों की तरफ से और प्रदेशवासियों की तरफ से। आपकी बहुत बड़ी सोच है कि अंतिम छोर का व्यक्ति, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति क्या प्रशासन में नहीं हो सकता, ये आपकी सोच है। तो इस सोच का मैं पूरे देश की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और ये रियलिटी है कि हम एक शादी करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक बड़े अधिकारी की हो, मिनिस्टर की हो, मुख्यमंत्री जी के हो, प्रधानमंत्री जी के हो या किसी सेलिब्रिटी की हो, उस शादी में 4 चांद लगाने का अगर काम करता है तो एक मजदूर वर्ग करता है। उदाहरण के लिए, एक बारात जब निकलती है, उस बारात के अंदर बैंड बजता है। बैंड मालिक तो भले बहुत पैसे वाला हो सकता है, लेकिन बैंड बजाने वाला व्यक्ति या सिर पे जो लाइट लेके चलता है वो व्यक्ति आर्थिक पिछड़ा होता है। उनकी अगर पैसे की बात की जाए तो उनको 200, 400, 500, 700 रुपये उनको प्रति साइड के मिलते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा उदाहरण है। घोड़ी पालक, एक निकासी के चाहे वो घोड़ी के 10,000 रुपये लेता हो, लेकिन घोड़ी को चलाने वाला जो चालक होता है उसको 500 रुपये ही देते हैं। वो उसी में बड़ा जीवन पार्जन करता है। ऐसे इसी प्रकार से अपन आगे चले, एक डेकोरेशन का मामला कि चाहे वो फ्लोर डेकोरेशन का काम हो, डेकोरेटर एक बहुत बड़ा ऑफिस लेके बैठता है, वो डेकोरेटर होता है, लेकिन उस डेकोरेटर के जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग वही छोटे तबके के लोग होते हैं। इसी प्रकार से केटर्स की बात करें हम तो एक शादी के अंदर 20-25 हलवाई काम करते हैं। उनके साथ में जो केटर सर्विस वाले जो लोग होते हैं, 100-150 लोग सर्विस करते हैं, वो पिछड़े लोग ही होते हैं। उनको भी वही 500-600 रुपये प्रति प्रोग्राम के मिलते हैं। अब रियलिटी ये है कि वो हमारे जो आयोजन होते हैं, चाहे वो शादी का आयोजन हो या अन्य कोई ओकेजन हो, उस पर 4 चांद लगाने के लिए खुद की सारी तकलीफ़ों को भुला के और उनके 4 चांद लगाते हैं खुशियों में। और वो सेलिब्रिटी की शादी हो, बहुत अच्छे तरीके से शादी मैनेज होती है उस मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के लोगों के द्वारा। अब आज आपका जो विज़न है वो विज़न ये है कि हम उन लोगों के बच्चों के लिए भविष्य कैसे निखरे। ये सोच मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में अगर किसी की आई है तो मेरे भाई देवामित सिंह जी की आई है, जो कि आपका विज़न कि ऐसे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं। वैसे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक सपना देखा है। वो सपना है कि गरीब के बच्चे कैसे आगे बढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई कम से कम 1 लाख रुपए साल से चालू होती है। एक गरीब रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, सब्जी वाले का या मजदूर वर्ग का बच्चा कभी भी उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता।
तो अशोक गहलोत जी ने अभी 2 साल पहले राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से स्कूलें चालू किए। इसका रिजल्ट आने वाला टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि जो गरीब के बच्चे हैं वो विभिन्न पदों पे होंगे और प्रशासनिक सेवा में होंगे, क्योंकि वो अब तक तो गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, अब इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, कंपटीशन भी देंगे आने वाले टाइम पे, और निश्चित तौर पे इस देश की प्रशासनिक सेवा के अंदर वो शामिल होंगे। तो वो सरकार की सोच थी, लेकिन आप तो नॉन गवर्नमेंट हैं, आपके पास में कोई गवर्नमेंट का फंड भी नहीं है जी। आप तो जन सहयोग से और आपने खुद के विजन से एक ऐसा आप काम कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर स्टार्ट किया आपने जी, और उसका नाम रखा एक पहल। और आपकी सोसाइटी जो कि आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से आपने सोसाइटी बनाई। और राजीव गांधी जी वो शख्सियत है जो कि इस आधुनिक भारत के निर्माता है, उनका जो विजन था उस विजन को आप और आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपकी पहल प्रदेश के अंदर 15,000 स्कूलों में और कॉलेजों में निःशुल्क IAS RS और एक कोर्स और है आपका कौन सा है CET कोर्स, वो आप निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं LED स्क्रीन के द्वारा। और जो ये आपका कैंपस है, आपका स्टूडियो है, इस स्टूडियो से यहाँ से प्रत्येक गांव ढाणी की स्कूलों तक आप बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। और वो गरीब के बच्चे जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक शादी के अंदर मतलब 16 एजेंसी काम करती है लगभग, जिसमें टेंट डीलर हो गए, मैरिज गार्डन संचालक हो गए, लाइट डेकोरेटर हो गए, कैटर्स हो गए, हलवाई हो गए, फोटोग्राफर है, DJ साउंड वाले हैं या फोटोग्राफर है, लाइव ऑर्केस्ट्रा है। तो जो भी इंडस्ट्री सिक्योरिटी गार्ड है, जनरेटर्स प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रिक डेकोरेटर है, इनके सब के गरीब के बच्चे, आर्थिक पिछड़े लोग मजदूरी करते हैं और उन मजदूरों के बच्चे अब वो सपना देख सकते हैं जो सपना पैसे वाले के बच्चे देखते हैं, जो कि उस गरीब के बच्चे तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मैं IAS की परीक्षा दे सकता हूँ, RS की दे सकता हूँ या अन्य कोई एग्ज़ाम दे सकता हूँ। लेकिन अब आपके माध्यम से वो बच्चे आगे बढ़े। मुझे खुशी है मुझे कि आप ऐसी विजन लेके देश के प्रदेश के बच्चों के लिए आपने बहुत बड़ा विजन लेके काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। जी, देखिए अभी तक सर ने आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूरा अवगत करवाया, उनकी समस्याओं का समाधान इस एक पहल इंडिया राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यों में सम्मिलित करके बताया है। मेरा एक दूसरा प्रश्न ये है कि आप अभी बता रहे थे कि लगभग इसमें वेडिंग इंडस्ट्री में 16 जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं लगभग, और 16 में जैसे बताया आपने कि घोड़ी पालक होते हैं, डेकोरेशन वाले होते हैं, DJ साउंड वाले होते हैं, वादक होते हैं, कैमरामैन होते हैं, है ना। और अब तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी शादियों में आ गई है कि दूल्हा दुल्हन को ऊपर खड़ा करके फिर घुमाते भी हैं, फ्लावर्स वर्षा होती है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आपके पास मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस सब के बीच आपने 20-25 साल के शादियों के अनुभव में कभी ऐसा फील किया हो कि कोई जो घोड़ी वादक पालक था वो कभी अपनी बेटी की शादी करने के बारे में कभी आपके पास आया हो, किसी मैरिज होम एसोसिएशन के पास आया हो कि मैं शादी करूंगा और मतलब मेरी भी शादी मेरे बच्चों की इतनी बड़ी होनी चाहिए? कभी इन सब 16 एजेंसियों में से किसी नीचे से नीचे तबके के आदमी ने कभी इतनी बड़ी शादी के बारे में सोचा होगा? देखिए अमित भाई, मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूँ ना, व्यक्तिगत जी, मैं तो सोशल वर्कर हूँ जी। मैंने तो खुद ने ऐसी कन्याओं की शादियाँ की है जो कभी ये नहीं सोच सकती थी कि मेरी कभी शादी होगी। तो मैंने तो उन बच्चियों को गोद लेके शादी की है जी। अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में इस 2022 में एक बच्ची की शादी की थी, वो मीडिया में काफ़ी आई और भास्कर में तो बहुत बड़ा हाफ पेज का एक कॉलम आया था उसका। ठीक है। उसमें ये था कि उस बच्ची के पिताजी नहीं थे, माँ थी, हार्ट पेशेंट थी, छोटे 2 भाई बहन थे। वो बच्ची खुद प्राइवेट नौकरी करती थी 5-7-10 हज़ार रुपये की जी। वो मेरे संपर्क में कैसे आई? आप जैसे भाइयों के द्वारा आई मेरे पास में, और मैंने उस बच्ची की ऐसी शादी की थी
वो बोली कि कन्यादान भी आप भी लोगे क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। ठीक है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी माँ है वही आपके पिताजी है। मैंने कन्यादान तो उनसे ही करवाया, लेकिन मेरा मैरिज गार्डन जो कि आपके पास में महेश नगर में है, वो गार्डन फ्री था। टोटल बाराती एमपी से बारात आई थी, तो वो बारात में जो 150 लोग आए थे उनका खाना फ्री था, इनके 300 लोग थे उनका खाना फ्री था। कहे तो पूरी शादी का मैनेजमेंट जैसे कि एक पिताजी अपनी बेटी के लिए करते हैं जी। वो टोटल कंसेप्ट जो होते हैं, चाहे वो वरमाला कंसेप्ट हो, चाहे वो बारात की अगुवाई का कंसेप्ट हो, या फिर रिसेप्शन का हो, या मैरिज गार्डन का हो, या खाने का हो, जो भी था, यानी कि बफर सिस्टम और 3-4 मिठाई, 3-4 तरीके की सब्जी, सब कुछ मैंने इस तरीके से शादी की थी उस बच्ची की जैसे तो अपनी बेटी के अपने पिताजी करते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत बात तो छोड़ें आप, मेरे पास तो जो भी आता है। मैंने जो प्रश्न किया है वो ये किया था कि आपने अपने इतने लंबे अनुभव में क्या इन सब में से कोई आदमी देखे जो ये सोचता होगा, तो आपने ये एक बेहतर उदाहरण दिया कि एक सोचता होगा तो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे और आपने उनकी मतलब हर जगह जहाँ उनको ज़रूरत थी आपने मदद की, और एक ऐसी शादी का उदाहरण दिया कि मतलब ऐसे लोगों को सामने आना भी चाहिए कि लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझें। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि लगभग आपने बताया कि 20-25 साल पहले आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए। अब एक बार आप अपने आप को वापस 20 साल पीछे लेके जाएंगे और एक बार अभी वर्तमान में आप लेके आएंगे, तो 20 साल पहले शादियों पे जो लोग खर्चा करते थे वो लगभग और आज के खर्चों में कितना अंतर आप मानते हैं, कितना गुना बढ़ गया है या कम हुआ है? देखो, अगर 2000 की बात की जाए, 2000 में मैंने व्यापार स्टार्ट किया, उस वक्त में और आज में शादी तो उसी प्रकार से होती है, लेकिन एक तो मुद्रास्फीति की वजह से शादी वैसे ही 3 गुना बढ़ गई, 2 से 3 गुना वैसे बढ़ गया। पहले अगर एक नॉर्मल शादी 4 से 5 लाख में होती थी 2000 के अंदर मैरिज होम में, मैरिज का टोटल शादी का खर्चा, टोटल शादी का खर्चा 4-5 लाख रुपए मैरिज गार्डन की में होती थी। 25-30 हज़ार का 50 हज़ार में बढ़िया मैरिज गार्डन हो जाता था। और आज अगर बढ़िया मैरिज गार्डन, हम क्या कि मैरिज गार्डन में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए। पहले एक मैरिज गार्डन तैयार करते थे तो 20-30 लाख रुपए में तैयार हो जाता था, और आज एक ढंग का मैरिज गार्डन करते हैं कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसमें। तो नेचुरल है कि वो स्वाभाविक है कि खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज एक अच्छी शादी होती है हमारे जयपुर में, मतलब बाहर के लोग आके शादियाँ करते हैं जी। तो इसीलिए करते हैं कि जयपुर एक हब है मैरिज का जी। तो यहाँ पे NRI शादियाँ करते हैं, बाहर के लोग, विदेशी लोग शादियाँ करते हैं, तो कुछ है यहाँ जयपुर में तभी तो लोग आते हैं। तो उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि शादी में कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन अमूनन एक मध्यम श्रेणी की जो शादी होती है उसके लिए मैरिज गार्डन 1.5 से 2 लाख रुपए का मैरिज गार्डन तो कम से कम मान के चले आप। मध्यम श्रेणी 1.5-2 लाख। हाँ, 2 लाख से प्लस भी हो सकता है। और पहले खाने में जो चलता था, पहले तो पंगत बैठा के खाना खिलाते थे जी। फिर वो कंसेप्ट खत्म हुआ, उसके बाद में ऐसे टेबल लगा के टेबल पे पत्तल देके और कुर्सी बैठा के खाना खिलाना चालू हुआ। उसके बाद में 2002-3 के बाद में ऐसा कंसेप्ट आ गया कि प्लेट सिस्टम में एक प्लेट होती थी मेलामाइन, उस प्लेट वही होती थी। अब प्लेट में भी कंसेप्ट हो गए, मेलामाइन है, बोनी चाइना है, लुमिनार है जी। तो अब लुमिनार की सर्विस करते तो 150 रुपये पर प्लेट की तो सर्विस है, ओनली सर्विस है, मटेरियल अलग है। मतलब मोटा मोटा 5-7 लाख रुपया तो खर्चा है ही एक शादी का किसी भी परिवार पर एवरेज। नहीं ज़्यादा बैठेगा। आज एक लड़की की शादी अगर मतलब 20 साल पुराना जाएंगे हम तो लगभग बैठ रहा था खर्चा कितना, एक शादी बच्ची की शादी में 4-5 लाख में अच्छी शादी उस टाइम पर 4-5 लाख। आज अगर जाएंगे तो आज नॉर्मल शादी 20-25 लाख रुपए नॉर्मल शादी पकड़ती है, नॉर्मल है। तो जिसमें से मैरिज होम का खर्चा लगभग जो व्यवस्थाएं, डेकोरेशन, लाइट, झांकी, सब कुछ मिला के 2-3 लाख रुपए। देखो इसमें कोई वो नहीं है, आज भी मैरिज गार्डन ऐसे 50 हज़ार में भी प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है। और एक मैरिज गार्डन से जो 15 लाख में प्रोवाइड होता है जी, वो सुविधाएं हैं। अब जैसी सुविधा और तो जैसे इस दौरान दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि 20 साल पहले के खर्चों में और आज के खर्चों में इजाफा तो हुआ है। इजाफा हुआ है तो इजाफा होने का कारण ये है कि लोगों की मांग बढ़ी है, ऐसा वो चाहते हैं कि इतना व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए। नहीं, वो इजाफा का कारण है कि आज से अगर 20 साल पहले बात करें तो रुपये का डॉलर के मुकाबले रुपया था हमारा 50 रुपये,
जी और आज हो गए 82 रुपीज़। जी तो मुद्रास्फीति डबल के आसपास हो गई। जी, तो दोगुना खर्चा तो वैसे ही मान लो, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। पहले कारण। दूसरी बात कि आज कंपटीशन होने लग गया शादी में, कि एक भाई इस गार्डन में शादी करा, वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है। जी। जैसे हमारे मैरिज गार्डन से आज मतलब जयपुर के शादी को अंदर प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे। प्रतिष्ठा से जोड़ने लग गए। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में है, कोई कर्मचारी अधिकारी है, तो वो सोचता है यार मेरे बराबर के अधिकारी ने ये वाला गार्डन किया था 2.5 लाख रुपए का, या ये वाला 4 लाख का किया था, तो मेरे को भी 4 लाख का करना जी। चाहिए। वो लोन ले लेगा या वो अपनी कोई चल संपत्ति बेच देगा, लेकिन वो कंपटीशन में बराबर आएगा। हालांकि ये कुप्रथा है, गलत मानूंगा इसको मैं, कि इसके बजाय तो एक पहल इंडिया की तरफ वो ध्यान दे। अच्छा। तो आने वाले टाइम पे जो बच्चों का भविष्य है वो भविष्य सुधरेगा। बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, इस प्रदेश का और देश का भविष्य सुधरेगा। और जैसे मेरा दूसरा सवाल है अगला इसके बाद, कि जब उनकी मैरिज होमों की जो खर्चा है वो बढ़ा, तो क्या इसी बीच जो लोग 20 साल पहले काम कर रहे थे उनकी इनकम में और आज वही लोग जो काम कर रहे हैं, वही तो वेटर का काम कर रहे हैं, वही लाइट वाले काम कर रहे हैं, उनकी इनकम में क्या मानते हैं, कितना इजाफा हुआ है? तो वो इजाफा इतना ही हुआ है जिस हिसाब से महंगाई हुई है। जैसे कि मेरा खुद का अनुभव है, जैसे कि हम एक 10 डेज के अंदर एक महफिल तैयार होती है। बॉटम पहले फर्नीचर का एक बॉटम बनता था शादी के अंदर, तो हम वो लगाते थे, महफिल बोलते थे उसको, पंडाल बनाते थे। उसमें बंगाली ज़्यादातर काम करते थे, बंगाली जी। उनकी बंगालियों की एक दिन की हाजिरी 8 घंटे काम करते थे, उसकी हाजिरी होती थी लगभग 120 रुपये के आसपास, 100 से 120 रुपये 2000 में। हाँ, 2001-2 के आसपास की बात है ये। और आज वही बंगाली उसकी है करीब 800 रुपये, और प्लस उसके चाय पानी का ऐसे करके किराया वगैरह मिला के 1000 रुपये एक बंगाली का खर्चा है। 1000, यानी कि पहले तो 120 रुपये थे और आज 20 साल में उसके जो है लेबर का खर्चा है 1000 रुपये के आसपास, 900,000 रुपये। तो इजाफा तो हुआ, लेकिन उसमें उसको कुछ नहीं मिल रहा। कारण कि पहले 2000 की बात करें, वो जयपुर में किराए में रहता था तो 400-500 रुपये में कमरा मिलता था, और आज वही कमरा 4 से 5,000 मिल रहा है। मतलब जितना उसकी इनकम हुई वो खर्चा उसके जीवन में बराबर होता है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों को शिक्षा भी ढंग से नहीं दे पा रहा। जैसे आपने तो हजारों शादियां की हैं, करवाई हैं। मेरा आखिरी सवाल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तो उस दौरान आपने बहुत सारे मतलब ब्यूरोक्रेसी से भी शादियां देखी हैं, अफसरों की शादियां करवाई हैं, नेताओं की, राज परिवारों की शादियां आपने करवाई हैं, आप खुद सम्मिलित हुए हैं। कभी आपसे किसी कोई वाकया जीवन में ऐसा हुआ हो जब किसी ने आपसे पूछा हो कि यार कभी इन लोगों के बारे में भी, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? कई आपने देखे होंगे कि फ़ोटोज़ वायरल होते हैं, वीडियोज़ वायरल हो जाते हैं, एक माँ गर्भवती होती है और लाइट उठा के चल रही है सड़क पर, और फिर कई बार सोचा होगा इनके लिए उन लोगों ने कभी, जैसे होटलों में एक चलन आ गया है कि खाना खाते हैं फिर टिप दे के जाते हैं, कोई खाना जितने का खाया वो 100 रुपये 200 रुपये उसको टिप दे देता है। लेकिन मैरिज होम में जब शादी होती है तो टिप विप का कोई ऐसा मामला नहीं बनता है। लेकिन क्या ऐसा कभी किसी ने डिस्कस किया हो कि इनके बारे में अपन सोचें और उनके लिए कुछ बेहतर करने का किसी अधिकारी ने या कोई और राजनेताओं ने कभी प्रयास या फिर डिस्कस किया हो? देखो, ये तो मेरे नज़र में कभी नहीं आया, और मेरे को लगता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का जब वो शादी करता है तो उसका दिमाग उस प्रतिस्पर्धा पे रहता है कि मैं, मेरे पड़ोसी ने शादी करी थी उससे अच्छी शादी करूं। उस गरीब की तरफ मैं किसी का ध्यान नहीं जाता है, और जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे अपनी शादी की तरफ ही ध्यान रखता है कि मेरी शादी अच्छी से अच्छी हो और लोग मेरी शादी की प्रशंसा करें, मेरे खाने की प्रशंसा करें, मेरे वेन्यू की प्रशंसा करें, मैरिज गार्डन की, होटल की, रिसोर्ट की, उसकी प्रशंसा करें। उस गरीब की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो आप कह रहे हो कि एक महिला सिर पे लाइट का वो लेके चलती है और रास्ते में उसके गर्भवती होती है और बच्चा हो जाता है जी, ऐसे उसकी तरफ भी कोई नहीं। वो मीडिया में अगर एक दिन खबर चल गई, दूसरे दिन मीडिया भी उसको नहीं उठाते, क्योंकि वो गरीब है, इसलिए क्यों उठाएंगे उसके लिए। लेकिन मैं तो जैसे अब वो आदमी जिसकी शादी है, जिसके बेटे की है, जिसके परिवार में शादी है, वो अपनी प्रतिष्ठा और अपने इस सब के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति उसके काम में लगे हुए हैं, जिन्होंने लाइट उठा रखी है, कैमरा चला रहा है ना, जो लोग नीचे तबके पे काम कर रहे हैं, उनको ये फिक्स है कि उनको पैसा 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया मिलेगा। लेकिन उस समय पर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उस समय पर तो वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि हम अपना बेहतर से बेहतर उस कार्यक्रम में अपना योगदान दें, ताकि वो समापन इतना खुशी के साथ पूरा हो, और वो ये अपने परिवार और सबको भूल के उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं ना, पूरा जी जान लगा देते हैं। लेकिन
चलो उस टाइम पे वो नहीं सोच रहा होगा, लेकिन जिस टाइम पे उनका कार्यक्रम पूरा समापन हो गया, जब वो हिसाब कर रहे हैं, कई बार मैंने देखा है कि बैंड बाजे वालों के पैसे लटका दिए जाते हैं, कई महीनों तक पेमेंट नहीं होता। वेडिंग में क्या होता है, कैमरे वाले शादी की शूट करते हैं, फिर बहुत बड़ी से बड़ी पार्टी उनका पैसा नहीं दे रही है, वो चक्कर काटते रहते हैं। तो इतना सब कुछ उनका बेहतर योगदान होने के बावजूद भी उनको पैसों के लिए भगाया जाता है, डुलाया जाता है। तो जब वो उनकी खुशी में शामिल हैं तो क्यों वो लोग उनकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते हैं? तो ये तो पब्लिक नेचर है जी, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि अवेयरनेस हमारे व्यापारियों में भी आ गई जी। हमारे व्यापारी पहले पेमेंट लेते हैं, उसके बाद में सेवाएं देते हैं। बैंड वाला है, बैंड वाला पहले कह देता है भाई ये जैसे मान लो कि 1 लाख का बैंड किया जी। 1 लाख में 25,000 तो टोकन मनी अभी दे दो, ठीक है, और 25,000 रुपये बाकी पीछे 75,000 आपके बारात पहुँचते ले लेंगे। निकासी बाद में करेंगे, वो लास्ट में जो होता है ना तोरण का, उस टाइम पे भी घोड़ी बैंड चाहिए होती है, तो पेमेंट पहले ले लेते हैं हम जी। तो हमारे मैरिज गार्डन्स में भी ऐसे होता है, डेकोरेटर हैं, ये है, जो भी हमारे इसमें सम्मिलित होते हैं वो सब पहले पैसे ले लेते हैं। क्योंकि ऐसे कई बार हो चुका है, आपके जो बात सही भी है कि कंपटीशन में अपनी वो चादर नहीं देखता मेरी चादर कितनी बड़ी है, उसके पास में 2 लाख रुपए